नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। ये मेरा वीडियो नंबर 6 है। वीडियो 5 में BS ब्लूम महोदय के द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया है उसका पहला पॉइंट संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि BS ब्लूम महोदय का जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है ये इस टॉपिक का जान है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर जाकर के पिछले वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे रहे हैं उस वीडियो का। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए, आज BS ब्लूम महोदय के द्वारा ये 3 पक्ष में अपना 3 स्तर के रूप में शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण किए थे। पहला था संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था मनोगामक उद्देश्य। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा प्रकाश हम डाल देना चाहते हैं। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 पक्ष वो दिए थे, 6 स्तर दिए थे। वो 6 स्तर कौन कौन थे? पहला ज्ञान था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। संज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 पक्ष दिए थे। तो पहला ज्ञान था, दूसरा बोध था, तीसरा प्रयोग था, चौथा संश्लेषण था, 5वां विश्लेषण था और 6ठा मूल्यांकन था। ठीक है, ये 6 पक्ष दिए थे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के पक्ष। भावात्मक उद्देश्य क्या है? तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पर संज्ञा था। संज्ञानात्मक का मतलब क्या हो गया? उसके ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होता है? बच्चों के भाव से संबंधित है, भाव के बारे में। यहाँ मनोगामक यानी शारीरिक उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ उसके मस्तिष्क से हो गया, यहाँ बच्चे के भाव से संबंधित हो गया, यहाँ उससे लोकोमोटर जो पैर हाथ से में मांसपेशियाँ हैं उससे संबंधित हो गया। तो ये 3 पक्ष में उद्देश्य को अपना वर्गीकृत किए हैं ब्लूम्स महोदय ने। तो आइए, संज्ञानात्मक उद्देश्य को आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ दे रहे हैं लिंक भी, वहाँ देख लीजिएगा। आइए भावात्मक उद्देश्य को समझते हैं। भावात्मक उद्देश्य क्या है? भावात्मक यानी भावात्मक उद्देश्य बालक की रुचि, अभिरुचि, भावनाओं, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी जो भावात्मक उद्देश्य है बच्चों की अभिरुचि, यानी उसके अंदर रुचि क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर जो भावात्मक विकास हो रहे हैं वो क्या है, तो वो क्या है? भावात्मक पक्ष है। ठीक है, तो भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 6 वर्गों में। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य को भी 6 वर्गों में विभाजित किया गया था, भावात्मक उद्देश्य को भी 6 वर्गों में, 6 पक्षों में विभाजित किया गया है। तो आइए 6 पक्ष कौन कौन है उसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला, आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा इसको, अभिग्रहण। समझिएगा तो हो जाएगा तुरंत, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अभिग्रहण करना, अभिग्रहण का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अभी, तो ये अभिग्रहण यानी किसी चीज का ग्रहण करना। क्या? यानी भाव से संबंधित। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भावात्मक उद्देश्य। तो भावात्मक उद्देश्य के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं शिक्षण उद्देश्य को, तो अभिग्रहण करना यानी भावात्मक उद्देश्य, उसके अंदर क्या भाव उत्पन्न हुआ उसको व्यक्ति ग्रहण करता है। तो इसमें क्या है? यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। ठीक है, यानी यह जो भावात्मक पक्ष चल रहा है BS ब्लूम के द्वारा जो दूसरा पक्ष दिया गया है भावात्मक उद्देश्य, तो ये अभिग्रहण करना ये भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। सीखने वाले को उस सामग्री, विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति संवेदनशील बनाना, अर्थात सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। यानी इसमें क्या बताया गया है कि पहला क्या है? बच्चे को जो कुछ भी सीखना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण हुआ, पर्यावरण अगर सीखना चाह रहा है बच्चा, या कंप्यूटर के ज्ञान में नॉलेज लेना चाहता है बच्चा, तो सबसे पहले क्या होगा? उसके प्रति संवेदनशील होगा और सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। उसके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, पहला हो गया, अंदर में इच्छा होनी चाहिए, इच्छुक होना चाहिए सीखने के प्रति। दूसरा है अनुक्रिया करना। अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ? स्वयं क्रिया करना, यानी अगर हम इच्छुक हो जाएंगे, पहले किसी काम को करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, हमारे अंदर इच्छा हो जाएगी कि नहीं हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अगर पढ़ने लिखने के लिए हमारे अंदर अभिग्रहण करने की इच्छा हो जाती है तो अनुक्रिया, कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। ठीक है, तो क्या क्रिया करेंगे? इसमें छात्र अनुक्रिया करना सीख जाता है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान देता है, यानी कि जो भी काम है
जो भी करना है, जैसे याद करना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। यानी जो नवीन ज्ञान सीखता है तो कुछ नवीन ज्ञान, नए नए चीज़ अपना शोध करता है। जैसे मान लीजिए कि कागज़ का नाव बनाना या कुछ ऐसे ऐसे चीज़ है जो कि अपना नवीन ज्ञान जो अपना सीखा रहता है उसको नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी क्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है, यानी करने पर वो पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है, अपने संतुष्टि के लिए कार्य करता है। यानी उसको जो संतुष्टि होता है, जिस चीज़ में संतुष्टि होता है वो अपना क्या होता है, कार्य करना शुरू कर देता है। तो पहला क्या था, इच्छा, बच्चों के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरा उसके प्रति इच्छा उत्पन्न हो गई कि जैसे मान लीजिए कि हम भी कागज़ का नाव बना लेते, ठीक है, या कागज़ का फूल बनाते, उसके अंदर इच्छा हुई, उत्पन्न हुई। उसके बाद उस पर क्रिया वो करना शुरू कर दिया, यानी कागज़ का नाव उसने बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए मूल्य आंकना, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट है, भावात्मक उद्देश्य के मूल्य आंकना। तो उद्देश्यों का यह वर्ग व्यक्ति के विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। इसका संबंध मूल्य के प्रति स्वीकृति व आस्था से है। यानी जैसे वो बच्चा मान लीजिए कि कुछ बनाया, ठीक है, मान लीजिए कि जो भी उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य था कि मैंने कागज़ का नाव बनाया, उसने बना लिया। उसके अंदर क्या हुआ, एक विश्वास हो गया कि अरे ये तो मैंने भी बना लिया, ठीक है। तो अपने अंदर वो मूल्य आंक रहा है कि ये इस काम को, उसके अंदर अभिवृत्तियाँ का भी अपना जागृत होती है और उसके आधार पर वो उसने क्या करता है, मूल्य आंकता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट तीसरा चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। मूल्यों का संधारण क्या है, मूल्यों का संधारण। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें शिक्षण उद्देश्यों का निरंतरता और अस्थायित्व मूल्यों की आवश्यक अंग है। इस पर व्यक्ति पुराने और नवीन मूल्य को पहचानता है। यह विश्लेषण, विभेदीकरण और सामान्यीकरण द्वारा विभिन्न मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है और मूल्यों का संधारण करता है, ठीक है। आप लोग समझ गए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि वो मूल्य आंक लिया कि हमने जो किया उसका मूल्य क्या था, या जो भी था उसकी जानकारी उसने ले लिया मूल्य। तो अब नवीन मूल्य, यहाँ पर निरंतर और अस्थायित्व मूल्यों की आवश्यक अंग है। इस पर व्यक्ति पुराने और नवीन मूल्य को, ठीक है, जो पुराना मूल्य था और नया मूल्य था उसको पहचानता है और उस दोनों में विश्लेषण करता है, ठीक है, उन दोनों में विश्लेषण करता है और तुलना करता है और जो सही रहता है उसको संधारण करता है, ठीक है। यानी उसने जो पुराना था मूल्य, यानी पुराना जिसके बारे में ध्यान था या बनाया था, और नया जो अपना बना रहा है, तो उन दोनों में वो अंतर समझना शुरू कर देता है कि इसमें क्या था, इसमें क्या था। दोनों में अंतर समझ करके और जो नया चीज़ था उसको नया चीज़ लगा कि ये नहीं, ये सही है, तो उसका वो संधारण करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मूल्य पद्धति का संगठन, ठीक है। 5वां नंबर पर क्या है, मूल्य पद्धति का संगठन। अब मान लीजिए कि उसमें जो मूल्यों था उस दोनों में विभेदी अंतर करना समझ गया, उसमें से जो अच्छा था उसको अपना संलग्न कर या संधारण लिख लिया। अब उसमें क्या था, मूल्य पद्धति का संगठन। इस स्तर पर मूल्यों की एक प्रणाली का निर्माण होता है। व्यक्ति में मूल्यों के प्रति अंतर्द्वंद समाप्त हो जाता है और मूल्यों में अंतर संबंध सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, मूल्य, जो भी मूल्य रहता है उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। चौथा क्या, 6ठा नंबर पर क्या आता है, चरित्रीकरण, ठीक है। ये सबसे, चूंकि भावात्मक पक्ष का निम्न स्तर, यह भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम स्थान है, ठीक है। जो चरित्रीकरण है वो भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम स्थान है। इस स्तर पर व्यक्ति सभी मूल्यों के स्तर को पूर्ण रूप से समझ जाता है, ठीक है। जो भी अपना मूल्य होता है इस स्तर पर जा करके वो पूर्ण रूप से समझ जाता है और उसका व्यवहार उसी के अनुरूप नियंत्रित होता है। जैसे किसी कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ आत्मविश्वास। जैसे उसके अंदर ये जो लास्ट स्टेज है, स्तर है, इसमें क्या होता है, बच्चा पूर्ण रूप से नियंत्रित करना सीख जाता है और वो अपने सफलता के लिए आत्मविश्वास हो जाता है, उसके अंदर दृढ़ आत्मविश्वास जाग जाता है। आइए तीसरा नंबर पर विलियम ब्लूम ने तीसरा क्या दिया था उद्देश्य, तो उनका तीसरा उद्देश्य था मनोगामक उद्देश्य। मनोगामक का मतलब हो गया बच्चों के शारीरिक से संबंधित है, ठीक है। बच्चों के शारीरिक डेवलपमेंट से संबंधित है कि शारीरिक डेवलपमेंट होगा, मांसपेशियां डेवलप करेंगी, उसके अनुसार वो क्या क्या विकास कर सकता है, उसके बारे में ये उद्देश्य दिए हैं। तो ये उद्देश्य बच्चों के क्रियात्मक अथवा मनोगामक कौशल से है। इस उद्देश्य में बच्चों के विभिन्न अंगों अथवा मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है।
यानी जो ये मनोगामक उद्देश्य है, इसमें क्या होता है, बच्चों के मांसपेशियां अंगों को विशेष किसी चीज के लिए, विशेष किसी चीज के बारे में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसमें क्या आता है, पहला उत्तेजना आता है, ठीक है। अब इसमें शारीरिक डेवलपमेंट से है मांसपेशी, यानी जब मांसपेशी डेवलप होगा तो उसमें क्या है, पहला स्तर है उत्तेजना। उत्तेजना मनोगामक उद्देश्य का प्रथम स्तर है, ठीक है। मनोगामक जो उद्देश्य है इसका प्रथम स्तर क्या है, पेपर में आ सकता है ये कि मनोगामक उद्देश्य का प्रथम स्तर कौन है और निम्न स्तर क्या है। तो प्रथम स्तर क्या है, उत्तेजना, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रथम और लास्ट याद रखिएगा, ठीक है। उत्तेजना मनोगामक उद्देश्य का प्रथम स्तर है। इसमें वस्तु कार्य के प्रति उत्तेजना या किसी कार्य का अनुकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा नंबर, दूसरा है कार्य करना, ठीक है। पहला तो उत्तेजना हुआ, ठीक है, किसी कार्य के प्रति उत्तेजित हुआ वो बच्चा, उसके बाद क्या है, कार्य करना, उत्तेजित होकर के कार्य को करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस क्रिया में व्यक्ति उपर्युक्त क्रिया का चुनाव, गत्यात्मक क्रियाओं को करना, मांसपेशियों गतियों में विभेदन आदि क्रियाएं शामिल हैं, ठीक है। यानी पहले उत्तेजना हुआ, बच्चे किसी कार्य के प्रति उत्तेजित हुआ कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, उसके बाद कार्य करना शुरू कर दिया, उसके बाद कार्य पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, जैसे जो काम वो कर रहा है उस पर वो नियंत्रण करना सीख गया, ठीक है। किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख गया। नियंत्रण करने के बाद सामंजस्य, यानी जो कार्य कर रहा है, पहले तो मान लीजिए कि किसी कार्य को करने के प्रति क्या हुआ, उत्तेजना हुआ उसके अंदर कि नहीं ये तो काम हम, जैसे मान लीजिए कि हम नाव पर, कागज़ के नाव पर, उसने सोचा कि कागज़ का नाव हम बना सकते हैं, उसके बाद कार्य को करना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको ऊपर नियंत्रण, कार्य को करना शुरू तो किया लेकिन उस पर हाथ का नियंत्रण क्या है, हाथ उसका काम कर रहा है कि नहीं, जैसे जहाँ फोल्ड करना है उस फोल्ड को अच्छा तरीक़ा से फोल्ड कर ले रहा है कि नहीं, तो हाथ पर अपने नियंत्रण किया, ठीक है। नाव को बनाने के लिए पहले उत्तेजित हुआ, उसके बाद से उस कार्य को करना शुरू किया और वो अपने हाथ, जैसे नाव को बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन भी चाहिए और हाथ पर नियंत्रण चाहिए, ठीक है। फाइन मोमेंट, जो फिंगर मोमेंट होता है फाइन मोमेंट, तो उस पर नियंत्रण चाहिए, तो वो नियंत्रण आ जाता है। किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद क्या करना है, सामंजस्य, जैसे मान लीजिए कि कागज़ का नाव हमने बनाया, मोड़ना सीख गया, हाथ पर नियंत्रण आ गया, उसके बाद उसमें सामंजस्य, जो मोड़ फोल्ड हम दे रहे हैं उसमें सामंजस्य की इसका जो मोड़ है वो कहाँ बैठना चाहिए, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना। विभिन्न क्रियाओं, गत्यात्मक कौशलों से संबंधित क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कागज़ का नाव हम बना रहे हैं, तो हाथ पर तो फाइन मोमेंट हो गया कि अपना, मान लीजिए कि हम अपना कागज़ को कैसे मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो दो मोड़ हैं तो उस मोड़ को भी अपना सामंजस्य स्थापित कि ये बड़ा मोड़ होगा, ये छोटा मोड़ होगा, ये छोटा बड़ा मोड़ होगा, यहाँ बीच से मोड़ना है, उसमें सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वाभाविकरण। तो स्वाभाविकरण के अंतर्गत क्या आता है, क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आ जाती है, ठीक है। वो सामंजस्य स्थापित कर लिया, वो स्वाभाविकरण हो गया कि वो, यानी उसको फाइनली स्टेज वो दे देता है, ठीक है, कि उसको बना लेता है। उसके बाद छठा नंबर पर आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष के विकास का यह शीर्षस्थ स्तर है, यानी ये देखिए लास्ट स्तर है, ठीक है, शीर्ष स्तर है आदत निर्माण। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में यह व्यवहार विकसित होते हैं, छात्र में कार्य की स्वचालित, यानी अपने से स्वचालित शैली का विकास, कम समय में एवं कम शक्ति का प्रयोग करके कठिन से कठिन कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करना और कार्य में निपुणता, जैसे मानचित्र बनाना, ग्राफ का रेखा चित्र बनाना, कागज का नाव बनाना, कागज का फूल बनाना आदि निर्माण करने का आदत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग, मनोगात्मक उद्देश्य। मनोगात्मक उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि बच्चों के शारीरिक डेवलपमेंट मांसपेशियों से है, मांसपेशियों को डेवलप, जैसे मान लीजिए कि हमें पढ़ना ही है, पढ़ना है तो क्या है, हमें जो लिप हैं, ओठ हैं, हाथ हैं, पैर हैं, इनकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए और हमें उत्तेजित होना पड़ेगा। जैसे हमें बीएड क्वालिफाई करना है, बीएड क्वालिफाई करना है, 80% नंबर से ऊपर लाना है, तो क्या हमारे अंदर उत्तेजना हुई कि नहीं हम लाना है, तो लाने के लिए हमने पहले तो उत्तेजना हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कार्य करना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। अब बीएड में जब 80% से ऊपर लाना है तो हमें कुछ ना कुछ भाई कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो रात भर हमने जगना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद से अपना नोट्स बनाना शुरू कर दिया,
उसके बाद क्या हुआ, नोट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, कार्य तो करने के लिए हमने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन नियंत्रण उस नोट्स बनाने के लिए, जैसे मेरे फाइन हाथ पर मूवमेंट होना चाहिए, जगने के लिए पूरा शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए कि हम जग सकते हैं, उस नियंत्रण किए। उसके बाद सामंजस्य स्थापित किए, उस जो भी कार्य कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उसमें सामंजस्य स्थापित किए। उसके बाद से स्वाभाविकरण उसको बना करके अपना पढ़ना शुरू किया, उसको आदत निर्माण हुआ। तो आदत निर्माण का मतलब कि अब हमारे अंदर वो आदत बन गई कि हम 3 बजे जग जाएंगे और 3 बजे से अपना 4 बजे तक पढ़ेंगे, 6 बजे तक पढ़ेंगे, अपना आदत निर्माण कर लिया। तो इस वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। लेसन 3 के अंतर्गत पेपर 3 का लेसन 3 हम लोग देखेंगे। बीएड का चल रहा है यहाँ पर सिलेबस, और सीटेट भी आप कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।